बच्चों आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है स्टीरियोकेमिस्ट्री का, हमने लास्ट क्लास में एनेंटियोमर डायस्टीरियोमर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे रेसिमिक मिक्सचर के बारे में। ठीक है, रेसिमिक मिक्सचर के अलावा हमें कंसेप्ट सीखना है रेसिमाइजेशन का। ठीक है, रेसिमाइजेशन के अलावा हम सीखेंगे एनेंटियोमरिक एक्सेस, एनेंटियोमरिक एक्सेस कैसे निकालते हैं, जिसको ई भी कहते हैं, ई एनेंटियोमरिक एक्सेस। ठीक है, देखना एक बार। सबसे पहले मैं कंसेप्ट लेता हूँ रेसिमिक मिक्सचर का। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? मैंने आप लोगों को ये बताया था कि कोई भी रेसिमिक मिक्सचर एक एनेंटियोमर का मिक्सचर होता है। एनेंटियोमर का मिक्सचर, मान लो आपने दो एनेंटियोमर लिए, दो एनेंटियोमर लिए। मान लो एक लिया डिग्लिसरल्डिहाइड CHO CH2OH और एक लिया एल ग्लिसरल्डिहाइड OH H CHO और CH2OH। ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के एनेंटियोमर है। डिग्लिसरल्डिहाइड और एल ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के एनेंटियोमर हैं क्योंकि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। अब देखो, डिग्लिसरल्डिहाइड और एल ग्लिसरल्डिहाइड, इसको मैं नंबर 1 कह देता हूँ, इसको 2। अगर आपने एक बीकर में 1 और 2 का मिक्सचर ले लिया तो ये क्या कहलाता है? रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है। अच्छा, अमाउंट जो होना पड़ेगा ना, देखो जैसे मैंने, अब रेसिमिक मिक्सचर इसको क्यों कह रहे हैं? अगर आप इंडिविजुअली देखोगे तो ये जो कंपाउंड 1 है जिसको आप डिग्लिसरल्डिहाइड कहते हो, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। और जिसको आप एल ग्लिसरल्डिहाइड कह रहे हो, ये भी क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। ये भी ऑप्टिकली एक्टिव। ये दोनों कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। लेकिन जब एक इन दोनों का मिक्सचर लिया जाएगा तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा, ये क्या बन जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव मिल जाए। इक्वल अमाउंट, मान लो मैंने 1 का भी 50 ml लिया और 2 का भी 50 ml, इक्वल अमाउंट ले लेता है। ठीक है, अब एक चीज देखना, मैं क्यों इसका मिक्सचर को ऑप्टिकली इनएक्टिव कह रहा हूं। जैसे मानो ये दोनों कंपाउंड, इनमें से ये जो डिग्लिसरल्डिहाइड है, ये प्लेन पोलराइज लाइट को +90 डिग्री रोटेट करता है। तो आपको पता है, क्योंकि एनेंटियोमर की सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, तो ये जो एल ग्लिसरल्डिहाइड है, ये भी प्लेन पोलराइज लाइट को कितने डिग्री रोटेट करेगा? 90 डिग्री। लेकिन जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होता है वो एनेंटियोमर्स का अलग होता है। तो ये क्या करेगा? ये -90 डिग्री रोटेट करेगा। अब आप देख सकते हो कि एक ने +90 किया, एक ने -90 किया। जैसे ही मैं इन दोनों का मिक्सचर लूंगा तो एक की जो +90 की रोटेशन थी, दूसरा -90 होने के कारण इन दोनों की जो नेट ऑप्टिकल रोटेशन है वो 0 हो जाएगी। और वो 0 कब होगी? जब दोनों का इक्वल वॉल्यूम हम यूज करेंगे। भाई मैं ऐसे मान लेता हूं, एक मॉलिक्यूल या 1 मोल आपने ए का लिया, 1 का लिया, ठीक है, और एक ही मॉलिक्यूल आपने किसका लिया? 2 का लिया। एक ने किया +90, दूसरे ने किया -90, ओवरऑल जोड़ के देखोगे तो नेट रोटेशन 0। और तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि 1 का कितना लिया आपने? 50 लिए, और 2 का कितना लिया? 50 लिए, तो भी नेट रोटेशन कितनी रहेगी? 0 ही रहेगी। और अब 50 मॉलिक्यूल की जगह 50 ml ले लूं, इसका भी 50 ml ले लूं, तो भी नेट रोटेशन कितनी रहेगी? 0 रहेगी। तो इस चीज को समझना कि जब दो एनेंटियोमर क्या इक्वल अमाउंट हम ले लेते हैं और उससे एक मिक्सचर बनाते हैं, ऐसे मिक्सचर को रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं।
और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अच्छा, कई बार आप लोगों को ये लिखा मिल सकता है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। एक्सटर्नल कंपनसेशन, इस एक्सटर्नल कंपनसेशन का क्या मतलब है? इस एक्सटर्नल कंपनसेशन का मतलब यह है कि एक मॉलिक्यूल की ऑप्टिकल रोटेशन बाहर से आए दूसरे मॉलिक्यूल ने कैंसिल आउट किया। एक मॉलिक्यूल की ऑप्टिकल रोटेशन बाहर से आए दूसरे मॉलिक्यूल ने कैंसिल आउट किया, इसलिए एक्सटर्नल कंपनसेशन कहा जा रहा है। तो रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू एनेंशियोमर्स। ठीक है, ऐसे मिक्सचर को रेसिमिक मिक्सचर कहा जाता है। दिस मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव के लिए मैं OI लिख रहा हूं, ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है। अच्छा, ऐसे रेसिमिक मिक्सचर को बनाने की जो प्रोसेस होती है वो रेसिमाइजेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन में हम एक रेसिमिक मिक्सचर बनाते हैं जिसमें इक्वल मोलर मिक्सचर या इक्वल अमाउंट्स में होते हैं दो एनेंशियोमर, और ऐसा मिक्सचर क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है। इसके बाद हमें पढ़ना है, देखो इसको मैं क्लियर करता हूँ। जो हमें कंसेप्ट पढ़ना है वो पढ़ना है एनेंशियोमरिक एक्सेस। एनेंशियोमरिक एक्सेस। अब एक चीज को ध्यान देना, जैसे आपने एक रेसिमिक मिक्सचर बनाया, रेसिमिक मिक्सचर में आपने क्या किया? एक 1 एनेंशियोमर का 50 ml ले लिया, 2 एनेंशियोमर का 50 ml ले लिया, एक की +90 रोटेशन थी, दूसरे की -90 रोटेशन थी, और क्योंकि इक्वल अमाउंट लिया है तो एक की ऑप्टिकल रोटेशन 2 ने कैंसिल आउट कर दी। नेट जो मिक्सचर बना ये क्या बन गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन एनेंशियोमरिक एक्सेस के केस में क्या होता है? ये जो दो एनेंशियोमर आप ले रहे हो ये इक्वल अमाउंट में नहीं रहते। जैसे मानो मैंने एक बीकर में 1 का ले लिया 50 ml, ठीक है, और 2 का ले लिया 25 ml, 2 का ले लिया 25 ml। अब क्या होगा? अब देखो यहाँ पे एक का 50 ले लिया, एक का 25 ले लिया, इसकी कितनी ऑप्टिकल रोटेशन लो? +90 ले लेता हूँ, इसकी ऑप्टिकल रोटेशन मानो -90। अब क्या होगा? देखो जैसे इसकी +90 है तो मैं इसको ऐसे कहूँ 25 मॉलिक्यूल अलग ले लूँ, 25 ml अलग और 25 ml अलग। ये जो 25 ml है जिसकी -90 है, ये एक 25 का इफेक्ट तो कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। लेकिन अभी भी इस सॉल्यूशन में 25 ml +90 रोटेशन के साथ मिक्सचर रह जाएगा। तो ये जो सॉल्यूशन है ये ओवरऑल क्या रहेगा? ओवरऑल ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। ओवरऑल ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। इस बात को समझना कैसे? मानो मैंने एक डिग्लिसरॉल्डिहाइड लिया, ठीक है, CH2OH, और एक लिया L-ग्लिसरॉल, HCHO CH2OH। एक की मैं +90 मान रहा हूँ, दूसरे के -90, अपनी तरफ से वैल्यूज ले रहा हूँ। ये अगर 50 ml लूँ दोनों का, 50 ml ईच, ठीक है, तो इसकी देखना 50 ml की रोटेशन कितनी हुई? 90 डिग्री। इसकी 50 ml की रोटेशन कितनी हुई? -90 डिग्री। ओवरऑल रोटेशन क्या हुई? कैंसिल आउट हो गई, और नेट रोटेशन क्या आ गई? नेट रोटेशन क्या आ गई? 0। नेट रोटेशन आ गई 0। लेकिन मैं इसका तो 50 ml ले लूं और इसका 25 ml ले लूं। अब रोटेशन का अमाउंट अलग है, रोटेशन का अमाउंट अलग है। क्यों अमाउंट अलग है? यहाँ क्रॉस का साइन लगा देता हूँ।
क्यों अमाउंट अलग है? देखो इसका जो 25 ml है, इसके 25 मॉलिक्यूल तो -90 कर रहे हैं, इसके 50 मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं? +90 कर रहे हैं। तो क्या होगा? देखो मैं ऐसे लेता हूं, ये पोलराइज लाइट थी, 50 मॉलिक्यूल तो कहां ले गए? इसको +90, ठीक है, कितने ले गए? 50। अच्छा 25 मॉलिक्यूल क्या ले गए? 25 मॉलिक्यूल इस +90 को वापस 0 पे ले गए, 25 मॉलिक्यूल वापस इसको 0 पे ले गए। तो यहाँ जो 50 थे उनमें से 25 मॉलिक्यूल का जो रोटेशन था उसका इफेक्ट क्या हो गया? नल हो गया, ड्यू टू दिस -90 रोटेशन। लेकिन जो बाकी के 25 मॉलिक्यूल बचे, 25 ml बचे, मॉलिक्यूल को मैं ml की तरह कंसीडर कर लिया है अभी समझाने के लिए, तो यहाँ पे जो 25 ml बचे उसका क्या रहेगा? उनका तो +90 ही रहेगा भाई। 25 ने 25 का इफेक्ट नलीफाई किया, लेकिन बाकी 25 तो बच गए, उनका इफेक्ट नलीफाई नहीं हुआ, उनका इफेक्ट जो है वो खत्म नहीं हुआ। तो ओवरऑल क्या हो गया ये सॉल्यूशन? ऑप्टिकली एक्टिव। यानी यहां पे क्या है? देखो एक एनेंटियोमर एक्सेस में लेने से, एक एनेंटियोमर एक्सेस में लेने से ओवरऑल ये जो मिक्सचर है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं बना, ऑप्टिकली एक्टिव रह गया। और इस तरीके से आप एनेंटियोमरिक एक्सेस का कंसेप्ट समझ सकते हो। अच्छा यहाँ पे अगला कंसेप्ट क्या आता है? अगला कंसेप्ट आता है परसेंटेज एनेंटियोमरिक एक्सेस निकालने का। परसेंटेज एनेंटियोमरिक एक्सेस कैसे निकलती है? ये देखो, जब आपने ये जो एनेंटियोमरिक एक्सेस का कंसेप्ट पढ़ा उसमें क्या सीखा? देखो एक एनेंटियोमर ज्यादा होगा, इसका 50 ml लिया था, एक एनेंटियोमर कम होगा, इसका 25 ml लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मेजर आइसोमर माइनस करेंगे परसेंटेज ऑफ माइनर आइसोमर। हमें यहाँ पे मेजर और माइनर आइसोमर की परसेंटेज माइनस करनी पड़ेगी। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैंने क्या फॉर्मूला लिखा एनेंटियोमरिक एक्सेस का? परसेंटेज ऑफ मेजर आइसोमर, ठीक है, माइनस परसेंटेज ऑफ माइनर आइसोमर। और एनेंटियोमरिक एक्सेस आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, एनेंटियोमर के केस में ही निकलेगा, ठीक है। अब एक चीज देखना, जैसे मान लो एक एनेंटियोमर लिया, यही ग्लिसरॉल्डिहाइड का, इसकी कॉन्फ़िगरेशन R है, ठीक है, एसिमेट्रिक सेंटर जो है उस पर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन R है। एक एनेंटियोमर लिया डी एल ग्लिसरॉल्डिहाइड का, इसकी क्या है? S है। आपको क्वेश्चन किस तरह मिलेगा? आपको वो ये लिखा दे सकता है कि दो एनेंटियोमर लिए ए और बी, मान लो इन्हें कोई ए और बी मान लेता हूं कि दो एनेंटियोमर लिए ए और बी, उनकी कंसंट्रेशन जो है इतनी इतनी ले ली। लेकिन कई बार वो कैसे लिखा मिल सकता है आपको? आपको ऐसा लिखा मिल सकता है, टू एनेंटियोमर्स having R and S configuration, having R and S configuration have 75% and 25% of total solution। या फिर ऐसे कह दे कि टू एनेंटियोमर having R and S configuration constitute have की जगह क्या लिख दे? constitute लिख दे 75% and 25% of total solution respectively। find the enantiomeric excess, find the enantiomeric excess। अब देखना R and S भी कह सकता है या यूं भी कह दे टू एनेंटियोमर। इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से देखना, कैसे लिख दे? टू एनेंटियोमर A and B, A and B constitute 75% and 25% of total solution।
respectively. Find the enantiomeric excess. सिमिलर सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, ए को लिया 75% और बी को कितना लिया 25%, या फिर मैं ये कह दूं आर वाला जो एनेंशियोमर था उसका लिया 75% और एस वाले को कितना लिया 25%। सेम सेम सही क्वेश्चन हो गया। परसेंटेज एनेंशियोमरिक एक्सेस कैसे निकलेगी, मेजर वाले में से माइनर वाला माइनस कर दो, जैसा ऊपर फॉर्मूला दे रखा है, ये रहा फॉर्मूला। मैं यहाँ पे कहता हूँ 75 में से 25 माइनस कर दो, कितनी आएगी 50% एनेंशियोमरिक एक्सेस। ठीक है, और किसके फेवर में आएगी, मेजर वाले के फेवर में। 50% एनेंशियोमरिक एक्सेस ऑफ ए, या फिर ऐसे कह दो 50% एनेंशियोमरिक एक्सेस ऑफ आर। एनेंशियोमर तो वही ज्यादा होगा जिसका अमाउंट ज्यादा दे रखा है। यहाँ पे देखना 75 ए वाले का अमाउंट ज्यादा दे रखा है, तो एनेंशियोमरिक एक्सेस तो ए के फेवर में ही आएगी। या फिर मैं यूं कहूं आर वाला ज्यादा दे रखा है जिसकी आर कॉन्फ़िगरेशन है, तो एनेंशियोमरिक एक्सेस किसके फेवर में आएगी, आर वाले के फेवर में। तो इस तरीके से आप एनेंशियोमरिक एक्सेस निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, कई बार क्या पूछता है, कई बार क्या पूछता है, कई बार ऐसे पूछ लेता है। देखो मैं क्वेश्चन बदलता हूँ। कई बार ऐसे पूछ लेता है कि कोई रिएक्शन दे दिया आपको, जैसे ए रिएक्शन में बन रहा है बी प्लस सी, ये दोनों क्या है, बी और सी क्या है, एनेंशियोमर है। बी और सी क्या है, एनेंशियोमर। ठीक है, मान लो बी का 98% दे दिया और सी का 2% दे दिया, और कहे एनेंशियोमरिक एक्सेस निकालो, परसेंटेज एनेंशियोमरिक एक्सेस। तो कैसे निकालोगे, बी वाला क्योंकि मेजर है तो मेजर वाले में से क्या माइनस कर दो, माइनर वाला माइनस कर दो, कितना आएगा 96% एनेंशियोमरिक एक्सेस किसकी, बी की। ठीक है, 96% एनेंशियोमरिक एक्सेस ऑफ बी। कई बार ऐसे कह देता है कि भाई एक रिएक्शन में बी और सी बना, इसकी आर कन्फिग्रेशन है और इसकी एस कन्फिग्रेशन, ये दोनों क्या है, एनेंशियोमर। ठीक है, अगर एनेंशियोमर ना भी कहे और ओपोजिट कन्फिग्रेशन दे दे, तो मैंने आप लोगों को एनेंशियोमर में पढ़ाया था, एनेंशियोमर्स हैव ओपोजिट कन्फिग्रेशन। जैसे बी की कन्फिग्रेशन आर दे दी, सी की कन्फिग्रेशन एस दे दी, तो आपको ये खुद ब खुद समझ जाना होगा कि ये दोनों एनेंशियोमर्स हैं। ये बात आपको खुद ब खुद समझ जानी। ठीक है, अब देखो मैं कहूं इसका 51% है, इसका 49% है, और फाइंड द एनेंशियोमरिक परसेंटेज एनेंशियोमरिक एक्सेस ऑफ, फाइंड द एनेंशियोमरिक एक्सेस या परसेंटेज एनेंशियोमरिक एक्सेस। कैसे निकालोगे, परसेंटेज एनेंशियोमरिक एक्सेस मेजर वाले में से क्या करोगे, माइनर वाला माइनस करोगे, कितनी आएगी 2%, और किसके फेवर में आएगी, मेजर वाले के फेवर में, इसके फेवर में। तो क्या करूंगा 2% एनेंशियोमरिक एक्सेस ऑफ आर, जिसकी आर कॉन्फ़िगरेशन थी उसकी 2% एनेंशियोमरिक एक्सेस। ये तो हो गए क्वेश्चन के टाइप। देखना एक टाइप का क्वेश्चन आपको और कराता हूं। जैसे मान लो क्वेश्चन टाइप है टू एनेंशियोमर having R and S configuration constitute a mixture, इसका मतलब क्या हुआ, एक मिक्सचर बनाया हुआ है जिसमें दो एनेंशियोमर है आर एंड एस। मैं कहता हूं 75% ऑफ 75% एनेंशियोमरिक एक्सेस ऑफ एस इज इन द मिक्सचर। 75% एनेंशियोमरिक एक्सेस है एस की, तो फिर पूछ ले
फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ R and S या find percentage of R and S. Find percentage of R and S in the mixture. 75% एनेंटियोमरिक एक्सेस S की दे दी और पूछता है कि उस मिक्सचर में R कितना होगा और उस मिक्सचर में S कितना होगा। अब देखना, आपने एक मिक्सचर बनाया है R और S का, ठीक है। 75% एनेंटियोमरिक एक्सेस है S की, ठीक है। तो जो 25% बचा, भाई टोटल सॉल्यूशन कितना होता है 100%, 75% वाले में तो S हो गया, बाकी 25% क्या है, बाकी 25% ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कब बना होगा, जब इसमें R वाला भी होगा और S वाला भी होगा, ठीक है। तो ये जो 25% है इसमें R और S दोनों है। अच्छा, ये 25% ऑप्टिकली इनएक्टिव कब बनेगा, जब इसमें 12.5% तो R का है और 12.5% किसका है, S का है, जब ही तो बनेगा। भाई इक्वल अमाउंट दोनों का मिला है 12.5% तो ये टोटल मिला के कितना बना 25% तो बन गया ऑप्टिकली इनएक्टिव और ये 75% कैसा रह गया ऑप्टिकली एक्टिव। अब देखो S वाला कितना हो गया 75% तो आपने एनेंटियोमरिक एक्सेस वाला कहा था और सॉल्यूशन में 12.5% और आ गया यहाँ से, बाकी के बचे 75 से 12.5% और आ गया, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 87.5%। और R वाला कितना हो गया, R वाला एनेंटियोमरिक एक्सेस में तो काउंट नहीं होगा, इस टोटल 25 में काउंट होगा और टोटल 25 में R कितना है 12.5%, तो ये कितना हो गया 12.5%। यानी परसेंटेज ऑफ R एंड S कितनी आई, परसेंटेज R आई मिक्सचर में 12.5%, परसेंटेज S आई मिक्सचर में 87.5% और ओवरऑल एनेंटियोमरिक एक्सेस आई, मेजर में से माइनर माइनस करके देख लो, 87.5 माइनस 12.5 कितना आएगा 75%। और किसके फेवर में, एस वाले के फेवर में 75% ऑफ एस। ये क्रॉस वेरीफाई भी हो गया क्वेश्चन। इस तरीके से ये दूसरी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, आप इनको सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन और देखता हूं, देखो जैसे मैंने क्वेश्चन लिया कि एक मिक्सचर है आर एस का, ठीक है, परसेंटेज एनेंटियोमरिक एक्सेस किसकी है आर की और कितनी है 95%, ठीक है। आर प्लस एस का मिक्सचर है, परसेंटेज एनेंटियोमरिक एक्सेस आर वाले की दी मैंने 95%। अब आपको फाइंड करना है, फाइंड परसेंटेज आर और परसेंटेज एस, ये दोनों फाइंड कर। अब मुझे देखना, मुझे एक बात बताना, टोटल सॉल्यूशन कितना है 100%, 100% में से दो हिस्से हो गए भाई, 95% तो एनेंटियोमरिक एक्सेस है और वो भी किसकी आर की, और बाकी का 5% कैसा है, बाकी के 5% में आर और एस दोनों, क्योंकि ये 5% कैसा होगा, ये 5% ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। अब मैं ये कहता हूं इस 5% में आर का कितना आया, आर का 2.5% आया और एस का कितना आया, एस का भी 2.5% आया। अब आप देख लो ये टोटल मिक्सचर की कंपोजिशन होगी, तो आर का कितना हो गया, आर का 95% तो इस एनेंटियोमरिक एक्सेस से आया और 2.5% कहां से आया, इस ऑप्टिकली इनएक्टिव वाले से, और टोटल आर का कितना हो गया 97.5%। एस का कितना हो गया, एस का एनेंटियोमरिक एक्सेस वाले में तो कोई रोल नहीं था और इस 5% वाले में कितना है 2.5, तो कितना हो गया ये 2.5% एस वाला। इस तरीके से इजीली आप एनेंटियोमरिक एक्सेस के क्वेश्चंस सोल्व कर सकते हो। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।